बेसिक डिटेल्स के लिए आप देखना यहाँ पर आपको अपने आवेदक का नाम भरना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जेंडर भरना है, पिता का नाम भरना है, माता का नाम भरना है, और जन्म तिथि जैसे मेरी 5 अप्रैल 1995 तो मैंने भर रखी, तो ऐसे आपकी भरनी है। यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली आपकी जो एज है वो बता देंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी का चयन करना है। कैटेगरी में ध्यान रखना कि जैसे आपकी ओबीसी है तो ओबीसी भरना है, जैसे आपकी जनरल है तो जनरल, SC ST जो भी है वो आपकी भरना है। इसके बाद में अगर आप EWS का आपके पास सर्टिफिकेट है, EWS में आते हो तो यहाँ पर आपको यस करना है। और यदि आप स्पेशल एबल्ड कैटेगरी में आते हो, विशेष दिव्यांगजन श्रेणी में आते हो तो यहाँ पर यस करना है। और उसके बाद में आपकी जो दिव्यांग श्रेणी में कौन सी सब स्पेशल एबल्ड कैटेगरी है यानी कि उप विशेष दिव्यांगजन, उसके ऊपर आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपकी विशेष योग्यजन कितना प्रतिशत यानी स्पेशल एबल्ड परसेंटेज कितना, वो भी आपको करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपका जो भी धर्म है, जो भी रिलीजन है, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपकी जो अपनी वैवाहिक स्थिति है, यहाँ पर देखिए आपकी जो वैवाहिक स्थिति है यहाँ पर क्लिक करना है। यदि अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिड करना है, अनमैरिड है तो अनमैरिड करना है। जब आप मैरिड करोगे तो आपको जीवन साथी का नाम यहाँ चॉइस करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या आप एक से अधिक जीवित पति अथवा पत्नी हैं, तो डू यू हैव मोर देन वन स्पाउस लिविंग, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर आपसे एक से अधिक जीवित पति पत्नी है तो वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा क्या आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ है जिसके पहले से जीवित पत्नी है, अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पर वो क्लिक करना है। क्या आपने शादी में दहेज स्वीकार किया है, क्या नहीं किया, वो स्थिति आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी। इसके अलावा विवाह पंजीयन नंबर जो भी आपका मैरिज सर्टिफिकेट है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको डालने होंगे। तो उसके बाद में जैसे आप ऊपर आओगे तो फिर यहाँ पर आपको ये भरना पड़ेगा, जैसे जीवित बालक की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जीवित बालक की संख्या भरने के लिए यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि 1/6/2002 से पहले व बाद में पैदा हुए बच्चों के बारे में आपको जानकारी देनी। तो 1/6/2002 से पहले कितने बच्चे हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और उसके बाद में कितने हुए 1/6/2002 के बाद वो करने पड़ेंगे, और टोटल कितने बच्चे वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इसके अलावा क्या आप अन्य राज्य से विवाह पश्चात राजस्थान पर प्रवासित होकर निवास कर रहे हैं, अगर वो सही कर रहे हैं तो आपको ये क्लियर यहाँ पर मतलब सिलेक्ट करना होगा जो भी स्टेट है वो वगैरह। इसके अलावा आपके जो मोबाइल नंबर हैं वो आपको भरने पड़ेंगे। ध्यान रखना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इसके अलावा नाम, अपने माता का नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, इसका विशेष ध्यान रखना है, इनके अंदर कोई गलती नहीं करना है। इसके बाद आपकी जो जीमेल आईडी ऑटोमेटिकली SSO ID से वो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड ये क्या है कि अनिवार्य है, तो यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर भरने हैं। इसके अलावा जन आधार कार्ड ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो भर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हो, डू यू बिलोंग टू शेड्यूल एरिया ऑफ राजस्थान, अगर आप मतलब जैसे अनुसूचित जाति से यानी कि अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हो तो यहाँ पर आपको यस करना है, ठीक है, और नहीं है तो नहीं करना है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद जब आप आगे आओगे तो आपको यहाँ पर एड्रेस भरना पड़ेगा। ये एड्रेस आपके इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब ये जो एड्रेस है देखना, ये एड्रेस, इस एड्रेस में आपको पत्राचार का एड्रेस भरना पड़ेगा, जिसमें आपके पंक्ति 1, पंक्ति 2 और पंक्ति 3 में भरना पड़ेगा। इसके अलावा आपका राज्य चुनना पड़ेगा, फिर जिला, फिर शहर, पिन कोड नंबर, फ़ोन नंबर। अगर आपका स्थायी पता और पत्राचार पता सेम है तो यहाँ पर सेम ये ऑप्शन आता है, यहाँ पर इस जो ये जो ऑप्शन आता है ये सेम वाला, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर देना है, ठीक है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली जो नीचे वाला है वो पूरा भर जाएगा, उसमें कोई इशू आएगा नहीं। इसके बाद में आपकी बेसिक डिटेल्स के बाद में आएगा आपके पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको राष्ट्रीयता क्या है, इंडियन है तो इंडियन बनना है, और अगर आप दूसरे देश से हो तो दूसरा देश बनना है, लेकिन दूसरे देश से होंगे नहीं, ऑफिशियली सब भारतीय हैं। दूसरे देश से आकर यहाँ पर कौन फॉर्म भरेगा, वो भी टीचर का। तो आपका गृह जिला कौन सा है, राजस्थान है तो राजस्थान करना है, और यदि अगर दूसरा आपका जिला है मतलब दूसरा राज्य है, अगर आपका राज्य राजस्थान है तो राजस्थान बनना है, दूसरा राज्य है कोई स्टेट दूसरा है जैसे यूपी, MP वगैरह, तो जो आपका है वो बनना है। उसके बाद अपना गृह जिला चॉइस करना है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद आपका ब्लॉक ये भी आपको चॉइस करना है। इसके बाद आपकी तहसील चॉइस करनी है, आपका गाँव चॉइस करना है, और यदि आप किसी पूर्व स्थापित देश से हैं तो आपको वहाँ पर यस करना है, और नहीं है तो नो करना है, ठीक है। और जब आप यस करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस देश से हो, ठीक है।
मेरे हिसाब से इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप भारत के ही हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपका आएगा कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, अगर आप यहाँ यस करते हो तो फिर आपको वो अपना सर्विस स्टेटस देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा देखो आगे बढ़ेंगे आप तो आपके यहाँ पर आएगा कि आप उत्कर्ष खिलाड़ी हैं। अगर आप उत्कर्ष खिलाड़ी का अगर आपके पास जैसे आप सर्टिफिकेट हैं तो आपको यस करना है। ध्यान रखना, सर्टिफिकेट के लिए आपको नेशनल और इंटरनेशनल होना चाहिए, स्टेट का सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य नहीं, क्योंकि 2 ही ऑप्शन आएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एनसीसी के कैडेट प्रशिक्षक हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है। फिर आपका कहाँ से कहाँ तक का है वो आपके दोनों डेट चॉइस करनी है, अगर नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप भूतपूर्व कैदी हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, ठीक है। अगर आप भूतपूर्व कैदी हो तो यहाँ पर यस करना है, और अगर आप नहीं हो तो नो करना है, ठीक है। इसके अलावा जब आप ऊपर आगे आओगे तो भूतपूर्व कैदी के लिए बताएंगे कि अगर आप भूतपूर्व कैदी हो तो यस करना है। उसके बाद कहाँ कब से कब तक आप मतलब कैद खाना में रहे वो यस करना पड़ेगा, अगर आप यस करते हो तो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा अगर आप मौजूदा कर्मचारी हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं हो तो नो करना है। जब यस करोगे तो आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम लिखना पड़ेगा, पद नाम करना पड़ेगा। इसके अलावा ज्वाइनिंग की डेट डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप एनओसी लेने तो यहाँ पर एनओसी का डालना पड़ेगा, या एनओसी नंबर डालना पड़ेगा, डेट ऑफ एनओसी ये भी डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये उनके लिए जो सर्विस में हैं, ठीक है। आप नहीं हो तो कोई इशू नहीं है। फिर जैसे अगर आप ऊपर आते हो तो यहाँ आगे बढ़ोगे तो इस प्रकार से आप ये बताएगा कि क्या आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। अगर कम है तो आप यस करना है, नहीं है तो नहीं। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे बस इतना फ़ायदा होगा कि आपकी फीस थोड़ी सी कम लगेगी जब आप फॉर्म भरोगे, 20-25 रुपये का अंतर आएगा। लेकिन फिर आप अगर लेकिन आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, अपनी इनकम सर्टिफिकेट, तो उसको बनाने में 100-200 रुपये लग जाएंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ नो कर देना, फालतू के झंझट से बच जाओगे। 20-25 रुपये की वजह से आपको 100-200 बनेंगे, और बनाने का झंझट फालतू बहुत चीज़ें रहेगी। तो यहाँ पर आप नो कर देना, मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे भी आप आगे आओगे तो या आगे आ गया तो यहाँ पर आपको एडिशनल कैटेगरी मिलेगी, यानी कि अतिरिक्त श्रेणी क्या क्या है वो आपके पास जो भी हैं वो आप क्लिक कर देना। जैसे ये आपको दे रखी है जो भी एडिशनल कैटेगरी, इनमें से अगर आपके पास कोई भी एडिशनल कैटेगरी है तो आपको यहाँ पर टिक करना है, नहीं है तो नहीं। मेरे हिसाब से कोई नहीं होगी तो यहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे अभी आप में कुछ हो, जैसे रिटायरमेंट को गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। वो जो भी आपकी कैटेगरी हो तो कर देना, नहीं तो छोड़ देना, इसको कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको चरित्र सत्यापन होगा, तो चरित्र सत्यापन के लिए आपको क्या करेगा, यहाँ पर यस करना पड़ेगा, आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है। अगर आपको यस करना पड़ेगा तो अगर आपका चरित्र मतलब रिकॉर्ड है तो यस करना पड़ेगा, और आपके पास कोई भी पुलिस में रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, आप बिल्कुल कोई मटेरियल नहीं, मतलब कोई भी आपका मामला वगैरह नहीं है, आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको नो करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, किसी का भी मामला नहीं होता है कोर्ट के मतलब पुलिस थाने के अंदर, तो आपको नो ही करना है। यहाँ पर यस करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो ये ध्यान रखना। अगर आप ठीक है, इसके ऊपर नो करना आपको। फिर आपकी आ जाती है क्वालिफिकेशन में आपको क्या करना है, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन में देखना कि ये सेकेंडरी है तो यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट करना है। इसके बाद आपको बोर्ड का नाम लिखना है, जैसे अजमेर बोर्ड से हो तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर कर देना है। इसके यहाँ पर आपके रोल नंबर डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके रोल नंबर आ जाएंगे और यहाँ पर आपका परिणाम आ जाएगा। सिलेक्ट करोगे तो परसेंटेज वगैरह आ जाएगी, उसमें उत्तीर्ण होने का वर्ष कौन सा है वो वर्ष डालना है यहाँ पर। इसके अलावा आपके कितने महीनों की अवधि होती है, तो यहाँ ध्यान रखना कि अवधि के लिए यहाँ पर 12 महीने करना है, ठीक है। 12 महीने की होती है। कुल अंक कितने हैं, वो जो भी अंक हैं, जैसे मेरे 10th में 600 थे तो आपको ऐसे करने हैं कुल अंक, और कितने आपने प्राप्त किए वो यहाँ पर आपको क्लिक करने हैं। फिर आपका जो प्रतिशत है वो अपने आप ही यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। एडमिशन डेट यहाँ पर आपको डालनी नहीं है, क्योंकि एडमिशन डेट का बंद कर दिया उन्होंने। पहले आ रही थी लेकिन बाद में उन्होंने हटा दिया एडमिशन डेट का, यहाँ नहीं डालनी है। यहाँ पर आपकी पासिंग डेट डालनी है, और पासिंग डेट आपको वहाँ मिल जाएगी। आपकी जो मार्कशीट है 10th की, उस मार्कशीट के नीचे मिल जाएगी आपको, वो आपको डालें। फिर सीनियर सेकेंडरी में क्या करना है, आपको विषय समूह जो भी आपके 3 सब्जेक्ट हैं मेन आपको वो 3 सब्जेक्ट आपको चॉइस करने हैं, और उन 3 सब्जेक्ट को
उन उन 3 सब्जेक्ट को यहाँ चॉइस करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको वापस बोर्ड का नाम डालना है। बोर्ड में जो भी आपके, अगर अजमेर बोर्ड से हुई तो अजमेर बोर्ड का नाम डाल देना है, बाकी जो भी बोर्ड से हुई तो उस बोर्ड का नाम डाल देना है, क्योंकि अदर स्टेट वालों के बोर्ड अलग होगा तो वो बोर्ड का नाम। यहाँ पर आपके जो रोल नंबर हैं वो डालने हैं। और इसके बाद में यहाँ पर आपको पास का सेलेक्ट करना है। यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष, किस वर्ष से आपने उत्तीर्ण किया वो करना है। और उसके बाद में ये कितने महीने का कोर्स है तो यहाँ 12 मंथ कर देना, क्योंकि मोस्टली 12 महीने होते हैं। फिर यहाँ पर वापस कुल अंक, यहाँ पर आपके वापस प्राप्तांक कितने हैं, प्रतिशत अपने आप आ जाएगा। डेट का कोई इशू है नहीं। पासिंग डेट जो मार्कशीट के नीचे है वो डाल देनी, लास्ट में लिखी हुई होगी। ग्रेजुएशन में आप ये देखना कि आपके जो ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं वो आपकी ग्रेजुएशन ने आपने रीड में फॉर्म भर रखा है तो ग्रेजुएशन डाल देना, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो भी किस यूनिवर्सिटी से किया उस यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना। यहाँ पर आपके रोल नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर वो पास का आ जाएगा परिणाम का परसेंटेज, और यहाँ पर पासिंग ईयर्स डाल देना, उत्तीर्ण होने का वर्ष। यहाँ पर अवधि डाल देना। यहाँ पर देखो ग्रेजुएशन 3 साल की होती है तो यहाँ पर आपको 36 मंथ डालना है, ठीक है, क्योंकि 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। 36 वर्ष नहीं 36 महीने हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ अवधि होगी, यहाँ पर कुल अंक कितने हैं वो डालने हैं। इसके बाद में कितने अंक आपने प्राप्त किए वो डालने हैं, और यहाँ प्रतिशत अपने आप आ जाएगा। यहाँ एडमिशन डेट का कोई इशू है ही नहीं, डालना ही नहीं है। और यहाँ पर जो पासिंग डेट है वो आपको डालनी पड़ेगी, जो आपके फॉर्म के अंदर मिल जाएगी, इसमें मार्कशीट के नीचे मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको यहाँ पर अपना सब्जेक्ट डालना पड़ेगा। इसके यहाँ पर उसका जहाँ से आपने यूनिवर्सिटी से की वो यूनिवर्सिटी डालनी पड़ेगी। यहाँ आपके रोल नंबर, वो पूरा प्रोसेस वही रहेगा। यहाँ पर आपको लास्ट में आपको पासिंग डेट डालनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ जो सेलेक्ट ऑप्शन आ रहा है, जब भी इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ तो एक तो बीएड का ऑप्शन आ जाएगा और एक बीएलएड का ऑप्शन आ जाएगा शायद, और एक आ जाएगा डीएलएड का। तो आपको यहाँ पर डीएलएड का ऑप्शन करना है। और सबसे बड़ी समस्या ये रहेगी यहाँ पर सब्जेक्ट क्या डालें। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपको डालना है, जैसे आपने जब डीएलएड किया था एनआईयू से डीएलएड, तब 2 तरह से आपने फॉर्म भरा था, एक तो साइंस से और एक अदर देन साइंस से। तो आपके अगर साइंस से भरा है, जैसे साइंस वाले सब्जेक्ट लिए हैं आपने, तो यहाँ पर साइंस कर देना है। और अगर आप के जैसे 12th में आर्ट्स के सब्जेक्ट रहे हैं तो आपने आर्ट्स से ही भरा होगा, तो यहाँ पर अदर देन साइंस कर देना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो बोर्ड का नाम है NIOS, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको अपना बोर्ड का जो नाम डाल देना है, किस बोर्ड से आपने किया है। जैसे NIOS से किया है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग नोएडा कर देना है आपको। इसके बाद में आपके यहाँ पर रोल नंबर डालने हैं, यहाँ पर पास का डालना है, ठीक है, उत्तीर्ण होने का वर्ष डाल देना है। और अवधि यहाँ पर ध्यान रखना 24 मंथ ही करना है, ठीक है। अब ये 24 मंथ कर देना, और कुल पूर्णांक कितना 1400 का है तो 1400 कर देना, और कितने आपने प्राप्त किए हैं वो कर देना। इसके बाद प्रतिशत आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर एडमिशन डेट, सबसे बड़ा इशू अभी तक यही बन रहा है कि एडमिशन डेट क्या डालें। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे हमने बीकानेर जो निदेशालय है वहाँ से हमने बात की थी वहाँ के अधिकारियों से, तो वहाँ के अधिकारियों ने हमें ये बताया कि आपके पास जो फॉर्म भरा उसके आसपास की कोई भी डेट हो वो डाल देना। वहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपके वापस से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका रीचेक होगा, क्योंकि देखो इसका डेट पता करने के लिए हमने जयपुर रीजनल सेंटर से भी कॉल किया था और वहाँ से पता किया। इसके अलावा हमने जो अपना हेड ऑफिस है नोएडा, वहाँ पर भी हमने कॉल किया, वहाँ के अधिकारियों से बात की, तो दोनों ने मना कर दिया कि हमारे पास एडमिशन डेट नहीं है। तो जब उनके पास एडमिशन डेट नहीं है तो फिर हमने बीकानेर निदेशालय से बात की थी कि सर यहाँ एडमिशन डेट मिल नहीं रही है और वहाँ से प्राप्त नहीं हो रही। तो उन्होंने बोला कि जब भी आपने फॉर्म भरा था उसके कोई भी आसपास डेट डाल दो। तो अब हमें क्या डेट डालनी मैं बताऊँ, जिसके पास प्रूफ हो। जैसे ध्यान रखना कि 10 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच का अगर आपके पास कोई भी प्रूफ हो, जैसे मेल आई हो, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा हो, या फिर आपके पास कोई भी ऐसी डेट हो जो आपके प्रूफ हो 10 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर, वो कोई सी भी डेट आप डाल देना, ठीक है। इसके बीच की डालना, 10 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में। भले आपके मेल बाद में कंफर्म का हो तो मत डालना, वही डालना आपको 10 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में, क्योंकि मेल कभी कभी लेट भी आए। बहुत सारे लोगों के फरवरी 2018 मेल आया है तो वो नहीं डालना है, ठीक है।
आपको बस यही ध्यान रखना है, एक बात ध्यान रखनी है, आपके पास 10 अक्टूबर और 10 सितंबर के बीच की अगर आपके पास कंफर्म डेट है तो वो डेट डाल देना, और आपके पास कोई कंफर्म डेट नहीं है तो 20 सितंबर आप डाल देना। कोई इशू नहीं है, हमने बात कर ली है, आपका कोई रीचेक नहीं होगा, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। लेकिन डालना यही, बाकी अगर आप जैसे फरवरी डालोगे या फिर 10 अक्टूबर के बाद डालोगे तो वो फिर आपके इशू हो सकता है। इशू तो कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या कि सभी की एक साथ रहेगी तो ठीक रहेगा। तो आपके पास 10 अक्टूबर और 10 सितंबर के बीच में कोई डेट हो तो वो डालना, हमने बात कर ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फिर आपकी पासिंग डेट क्या डालनी है, तो पासिंग डेट उसमें आपको ये डालनी है, जैसे उस आपकी जो मार्कशीट है उसके नीचे नीचे लिख रखी है 22 मई 2019 पासिंग डेट लिख रखी है, तो वो आपको डालनी है, ठीक है। आप देख लेना, आपकी जो मार्कशीट है एनओएस की डीएलएड की, उसकी नीचे नीचे लिख रखी है। फिर यहाँ पर देखना रीट 2021, यहाँ पर विषय समूह क्या करना है। देखो रीट के अंदर सब्जेक्ट क्या होते हैं, बाकी मोस्टली कॉमन सब्जेक्ट होते हैं वो तो डालने नहीं, लेकिन अलग क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों अलग होता है। तो यहाँ पर आपके हिंदी और इंग्लिश है तो हिंदी इंग्लिश डाल देनी सेकंड लैंग्वेज, और सेकंड लैंग्वेज अगर आपके संस्कृत है तो हिंदी और संस्कृत डाल देना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ लैंग्वेज के हिसाब से डालेंगे तो हिंदी इंग्लिश या फिर हिंदी संस्कृत, जो भी आपकी लैंग्वेज रही है उसके अनुसार आपको सब्जेक्ट डालना। फिर यहाँ पर बोर्ड, ये भी वापस अजमेर बोर्ड ही है रीट के कार्यालय का, तो यही करवाता है, तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर डाल देना। इसके अलावा आपके जो रोल नंबर है वो यहाँ डालने हैं, यहाँ रोल नंबर डालने हैं। यहाँ आपके परिणाम को सिलेक्ट करना परसेंटेज के अंदर, यहाँ पास उत्तीर्ण होने का वर्ष 2021 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और कितने मंथ का यहाँ पर कोई शो नहीं होगा क्योंकि ये तो उसका कोई इशू नहीं है। कुल अंक कितने थे 150, और उसमें आपके कितने प्राप्त किए हैं वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। प्रतिशत अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर पासिंग डेट और मतलब एडमिशन डेट और पासिंग डेट का यहाँ पर कोई इशू है नहीं। तो इस तरह से आपको इस क्वालिफिकेशन को ध्यान से भरना है। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, और भी अगर इस संबंधित आपके मतलब जो भी डेट संबंधित हैं, मतलब क्या भरना है क्या नहीं भरना है, इससे संबंधित कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। इसके अलावा जैसे ही आप इसको क्लियर करके आगे बढ़ोगे तो इस प्रकार आपके सामने ये आ जाएगा, हैज़ एनी बोर्ड पब्लिक सर्विस कमीशन डिबर्ड यू फॉर यूज ऑफ अनफेयर मीन्स ETC इन इट्स कम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। क्या किसी भी बोर्ड लोक सेवा आयोग ने अनुसूचित साधन आदि के इस्तेमाल के लिए आपको प्रतियोगी परीक्षा से बाहर किया है? अगर ऐसा किया है तो यस करना है, नहीं किया तो नो करना है। मेरे हिसाब से किसी को बाहर नहीं किया तो नो कर देना, बाकी अगर यस करोगे तो ये चीज़ें भरनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब आपको माध्यम भरना है कि आपने जो मतलब स्नातक में जो पढ़ाई की है वो किस माध्यम से की है। तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन आएंगे, हिंदी इंग्लिश। तो आपने अगर हिंदी में पढ़ाई की, आपका मीडियम हिंदी रहा है तो हिंदी करना है, इंग्लिश रहा तो इंग्लिश करना है। और आपके स्नातक और मतलब स्नातक और जो होता है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे MA वगैरह होता है, तो उसमें आपकी क्या मीडियम रहा है, हिंदी रहा, इंग्लिश रहा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम का चॉइस करना है। इसके बाद जैसे आप आगे आओगे तो फिर आपको यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर का करना पड़ेगा। ध्यान रखना, जब भी फ़ोटो आप अपलोड करोगे तो उसकी जो साइज़ है वो 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। या इसके और जैसे आप 50 KB और 100 KB के बीच में करोगे तो ये अपलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके सिग्नेचर आएगा जो कि 20 KB और 50 KB के बीच में होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन ध्यान रखना, इसके बीच में होगा तभी ये अपलोड हो पाएगा, बाकी नहीं हो पाएगा। इसके बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके बॉडी मार्क। तो आपके बॉडी के ऊपर कोई मार्क बन रहा है तो वो लिख सकते हो, अगर अन्यथा नो मार्क कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कि कौन सा जिला भरना है। जैसे आप यहाँ ये सेलेक्ट का ऑप्शन है, इस सेलेक्ट का जो ऑप्शन है, इस सेलेक्ट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो फर्स्ट आ जाएगा। बार बार इसी के ऊपर क्लिक करके अपना जिला चॉइस भरना है, ठीक है। तो आप किसको प्रेफरेंस देते हो, ध्यान रखना। डार्क जोन वाले ज़िले को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि डार्क जोन वाले ज़िले एक बार मिल जाते हैं तो वहाँ से थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है फिर वहाँ ट्रांसफ़र होने में, तो लगभग 10th ईयर तक आपको वहीं रहना पड़ता है। तो डार्क जोन ज़िले का ध्यान रखना है, और आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है और आपके होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर 300 के 300 ज़िले आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में जैसे आप अपने जिला भरोगे तो उसके बाद में आगे की स्लाइड मेरे पास है नहीं, लेकिन वो नेक्स्ट स्लाइड पेमेंट की आ जाएगी, कंफर्म आ जाएगा और पेमेंट की आ जाएगी। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आप पेमेंट कर देना। पेमेंट आप कर सकते हो, ई-मित्र के माध्यम से कर सकते हो, आप अपने कार्ड के माध्यम से कर सकते हो, अपने UPI के माध्यम से कर सकते हो, ठीक है। ये सुविधा